आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से साइंस को देखेंगे। साइंस में हम लोग ये देखेंगे कि पहले भोजन यह कहाँ से आता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले जैसे ये कहा जा रहा है कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि जब आप एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, अपना उसमें नोट करेंगे, अपने दोस्तों का नोट करेंगे, तो आपको ये क्लियर कट पता चलेगा कि आपके आज और कल के भोजन में डिफरेंस था, अलग अलग आपने खाया था। और इवन आप सुबह और शाम और दोपहर में भी अलग अलग खाए थे। यही कह रहा है ना, अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ लेते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी करते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनमें भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में लिखिए और अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ये कहना चाह रहा है कि होता क्या है ना, कि जैसे हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग एक जगह गए तो एक ही जैसा खाते हैं, चलिए ठीक है, होता है। लेकिन अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं और उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। आप डेली का नोट डाउन करिए, अलग अलग स्टेट के लड़कों का अलग अलग करिए, फिर हमको कुछ पता चलेगा कि कहाँ के लोग किस तरह का भोजन करते हैं, ठीक है। आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, इसे तैयार करते हैं। इसमें हमें दो संघटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब जैसे ये जो कहना चाह रहा था कि चावल में दो संघटक होते हैं, तो एक तो होता है पानी और दूसरा होता है चावल। ये दो चीज़ें मिल करके हम लोग चावल बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग सब्जी की बात करते हैं तो सब्जी में भी अलग अलग चीज़ें मिलाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि एक दूसरा चार्ट बनाएंगे, हाँ, कि सारणी सेकंड या 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य की सूची जोड़िए। जैसे रोटी, अगर आप रोटी बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए आपके पास आटा होना चाहिए और जल होना चाहिए। दाल बनाना चाहते हैं तो आपके पास कच्चा दाल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, तेल या घी होना चाहिए और मसाला होना चाहिए। इस तरह से हम लोग एक चार्ट बनाएंगे कि किस खाद्य पदार्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संघटक आते कहाँ से? यानी जब हम लोगों ने चार्ट बनाया तो चार्ट बनाने में हमने देखा कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं और वो कॉमन चीज़ें आती कहाँ से हैं, ठीक है। तो खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। तो हमने क्या सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में अपने पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इसे हम अनाज प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी मेनली कहना ये चाह रहे हैं कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और दूसरे वो खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जानवरों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरी एक्टिविटी करेंगे। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। यानी जो हमने सूचीबद्ध किया था, जो हमने लिस्ट बनाया, उसमें ये देखें कि कौन सा खाद्य पदार्थ कहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त खाद्य स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? वे पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों को जैसे कि अन्न, सब्जी, ठीक है,
अन्न हो गए और सब्जी हो गया तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध मात्र देखिए फल वगैरह जो है, फल है, सब्जी है, अन्न है, ये पौधों से निकलेंगे। लेकिन जंतुओं से हमें क्या क्या मिलेगा? जंतुओं से हमें दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले हैं। कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम इत्यादि जो है ना, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। घी हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ का, इन सभी चीज़ों का यूज जो है ना पूरा वर्ल्ड करता है, पूरा संसार करता है। और ये हम सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सभी चीज़ें हम लोग प्राप्त करते हैं जंतुओं से। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी भोजन के रूप में हम पौधे का कौन सा भाग यूज करते हैं और कौन सा जंतुओं का उत्पाद है जो हम यूज करते हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया होगा। इसका प्रयत्न कीजिए, या अगर नहीं खाया है तो आप इसका प्रयत्न करिए। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है, जैसे सरसों का साग खाते हैं। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच विचार किया जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो ये आपको एक लिस्ट बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है क्रियाकलाप में ही ये एक चीज़ जानना चाहता है कि पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। तो देखिए हमको यहाँ पे एक अलग चीज देखना होगा। क्रियाकलाप 4 में दिखाया जा रहा है कि सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करिए। अब जैसे देखिए बर्तन का भरता, बैगन का भरता, तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है? बैगन चाहिए होता है, मिर्च मसाला चाहिए होता है। ठीक है ना। और ये किस फल पौधे के किस भाग से निकलता है? तो ये बैगन जो होता है पौधे का, ये फल वाले भाग से निकलता है। फिर जब ये संगठक की ही बात करते हैं तो फिर उसमें भरते में तेल चाहिए, मूंगफली चाहिए, सरसों चाहिए, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे का चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, जो किसी भी चीज़ का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, ये किस चीज़ से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है बीज से। तो हमने देखा कि हम फल भी खा रहे हैं और बीज भी खा रहे हैं। अपने आसपास के अनाज अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। कभी कभी पौधे पौधे विषैले भी होते हैं। जैसे एल्गी है, तो एल्गी में हम करीब 400 प्रकार की एल्गियों को खाते हैं और उसके बाद जो एल्गियाँ हैं वो सारी की सारी एल्गियाँ जहरीली हैं। फिर हम लोग एक्टिविटी 5 में देखें, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पत्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े से लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यानी चना लीजिए, मूंग लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसके बीज को पानी में डुबो दीजिए, एक दिन तक रहने दीजिए, उसके बाद पानी निकाल दीजिए और बीज को छान के एक काटन के कपड़े में, सूती कपड़े में बांध के टांग दीजिए। फिर उसमें देखेंगे कि वो अंकुरित होने लगते हैं। ठीक है। तो हमको वही देखना है। यदि नहीं तो बीजों को पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े को ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुरण दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से निकलता है? तो शहद हमको कहाँ से निकलता है? तो शहद तो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, लेकिन प्लांट का यूज करती हैं। या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों के मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां
इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी ये जो मधुमक्खियां हैं, ये रस जो होता है, मीठा रस, साल भर उनको मिलता नहीं है, इसलिए उसको लेकर के अपने लिए यूज कर लेती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसको शहद के रूप में यूज करते हैं खुद। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि ये आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते देखा है? तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्टिविटी नंबर 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए भैंस, तो भैंस क्या खाती है? ये घास खाती है, खली खाती है, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, दूध, पक्षी। ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे एक्टिविटी नंबर 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं? इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब इस प्रकार हम लोग सारणी 1.6 में 3 अलग अलग चीज लिखेंगे। जैसे शाकाहारी, तो शाकाहारी में गाय। शाकाहारी में हम उन जंतुओं को लिखेंगे जो केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हो या प्लांट खाते हो। मांसाहारी में हम उनको लिखेंगे जो केवल मांस खाते हो। और सर्वाहारी में हम उनको लिखेंगे जो हम मांस और शाकाहारी दोनों खाते हो, पेड़ पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। फिर ये कि पहली जानना चाहती है कि 1.6 के भरते समय मनुष्य को आप लोग किस में लिखेंगे रखेंगे। तो मनुष्य को आप किस में रखेंगे? शाकाहारी में, मांसाहारी में या सर्वाहारी में? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हम ये पूरा एक चैप्टर देखेंगे। इसमें संघटक है, खाद्य है, मकरंद है, अंकुरित बीज है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। संघटक, संघटक का मतलब है कि किसी भी चीज़ के जो कंपोनेंट होते हैं, कोई भी चीज़ जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ। खाद्य मतलब खाने योग्य पदार्थ। मकरंद वो जो मीठा रस होता है। अंकुरित बीज, अंकुरित मतलब जब उसमें जर्मिनेशन, सीड के अंदर जर्मिनेशन होने लगता है, उसको अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी जो केवल और केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाता हो। मांसाहारी जो एनिमल्स को खाता हो। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता हो। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा।